हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और आज हम आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी यानी भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ लेकर आए हूँ, जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और ये सीरीज़ पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। इस सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार का गठन करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को अथवा कोई गठबंधन को के पास लोकसभा में न्यूनतम कितने निर्वाचित सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम कितने निर्वाचित सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। तो ये जो इसका सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 272 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, देखिए लोकसभा में कुल जो सदस्य होते हैं वो 543 होते हैं। कितने होते हैं, सॉरी, 543। ठीक है, हाँ। लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार केंद्र में सरकार बनाने और बहुमत सिद्ध करने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को कुल सीटों का आधा लाना पड़ता है। कितना लाना पड़ता है, 1/2। ठीक है, 1/2, या फिर कहें कि 50% से ज़्यादा लाना पड़ता है, आधे से अधिक या 50% से अधिक लाना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो आंकड़ा है जो बहुमत सिद्ध करने का है वो 272 माना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत संसद का गठन करना और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना जैसी महत्वपूर्ण क्रियाएं निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होती है, यानी कि कौन ये काम करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो आवधिक चुनाव, यानी एक फिक्स अवधि के बाद, निश्चित अवधि के बाद जो चुनाव होता है उसी के माध्यम से इन पर नियंत्रण रखा जाता है। और ऑप्शन बी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यानी कि जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसमें चुनाव ही मुख्य साधन है। चुनाव ही क्या है, मुख्य साधन है। ठीक है, जो मतलब कि इस पे एक तरह से नियंत्रण रखता है। और जनप्रतिनिधि इसी के माध्यम से चुनकर आती है। और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का यही सदस्य जो है, यही समूह संसद कहलाता है, जो सरकार को दिशा निर्देश देता है और उस पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था कौन सी है। ठीक है, देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री, तो हमारे भारत में कानून बनाने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है वो भारतीय संसद है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसको ये शक्ति भारत के संविधान में दी गई है। संविधान में ये वर्णन किया गया है कि संसद को देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था माना गया, यानी उसको ये दर्जा प्राप्त है। और वो पूरे देश के लिए कानून बनाएगा। ठीक है, पुराने कानून का संशोधन भी करेगा। क्या करेगा, पुराने कानून का संशोधन भी कौन करेगा, तो संसद ही करेगा। या किसी भी कानून को खारिज करने का काम होगा तो वो कौन करेगा, वो भी संसद ही करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। लोकसभा के आम चुनाव संपन्न होने के बाद देश की संसदीय व्यवस्था में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी निर्धारित है। ठीक है, तो ये जो है 245 निर्धारित है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में संवैधानिक संरचना के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन यानी कि जो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा है, उसमें कुल सदस्य जो है वो मतलब कि 245 हैं। ठीक है, सॉरी, ये हमने गलत टिक कर दिया। इसको इरेज कर देता हूं मैं। हाँ, ये 245 ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, हाँ। और इस राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या जो है वो 245 है। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो राज्यसभा के पदेन सभापति या चेयरमैन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की विधिक संरचना में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से अंग अनिवार्य रूप से सम्मिलित है। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यों के विधानसभाएं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा ढक गया है, लेकिन हम लोग इसको बनाने का कोशिश करेंगे। तो इसका जो मतलब सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए राज्यसभा। तो होगा, संसद का अंग में राज्यसभा और लोकसभा होगा और राष्ट्रपति, यानी कि एक
1, 2 और 3 इसका जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें तो दिया नहीं, लेकिन आप ऑप्शन सी जोड़ लीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का वास्तविक अभिप्राय क्या है? यानी कि हम लोगों को जो मतदान का अधिकार है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार है, ठीक है, उसका जो सही अभिप्राय, सही अर्थ होना चाहिए वो क्या है, ठीक है। हाँ, तो ये जो है उसका, इसका मतलब होना चाहिए कि देश के सभी वयस्क नागरिक जो है वो बिना किसी सामाजिक आर्थिक भेदभाव के, ठीक है, मतदान का अधिकार उनको दिया जाए, ठीक है। इस तरह से जो है ऑप्शन बी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है उसका सीधा अर्थ है कि देश की सीमा के भीतर, यानी कि कोई कंट्री है उसके सीमा के भीतर जितने भी पीपल रह रहे हैं, जितने भी लोग हैं रह रहे हैं, XYZ जो भी रह रहे हैं, ठीक है, उनमें एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया कि उनकी उम्र इतने वर्ष होनी चाहिए, 20, 18 वर्ष, 21 वर्ष, जो उस देश ने तय किया है, ठीक है। यहाँ कोई मैटर नहीं रखता कि हाँ भारत में इसकी आयु कितनी है, हर देश के लिए अलग अलग ये हो सकता है, ठीक है। और उसकी जाति, वर्ग, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, चुनाव में एक समान वोट देने का अधिकार उनको प्राप्त है, और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वर्णित संघवाद के मूल सिद्धांत का क्या अर्थ है, ठीक है। बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि संघवाद का मतलब क्या है, ठीक है। हाँ, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो ये होगा कि देश के भीतर एक से अधिक स्तर की सरकारों का अस्तित्व होना जो है और कार्य करना, ये मतलब कि दिखाता है कि मतलब संघवाद है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, उसके नीचे हमारे जो भी राज्य हैं वो काम करेंगे, फिर इन राज्यों के नीचे अलग अलग मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था होंगी, ठीक है। हाँ, इस तरह से एक तरह से मतलब चेन बन जाता है, शासन का स्तर बन जाता है, ठीक है। तो जो सही उत्तर होना चाहिए इस प्रश्न का वो ऑप्शन बी होना चाहिए कि देश के भीतर एक से अधिक स्तर की सरकार का अस्तित्व होना ही क्या है, संघवाद का जो है वो मुख्य विशेषता है, और ये इसका कार्य भी है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सरकार की 3 मुख्य अंगों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखिए, तो ये सॉरी इसमें नंबर नहीं दिया गया है, तो हम लोग जोड़ देंगे इसमें नंबर 1, 2, 3 और यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। हाँ, अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है, यानी कि 1, 2 और 3 ये हम लोगों को सही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि सरकार के 3 मुख्य अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है, और जो निर्वाचन आयोग है ये इसमें ये सरकार का अंग नहीं होता है, ये सरकार के अंदर काम करने वाली एक मतलब की संस्था है, ठीक है। हाँ, तो जो सही उत्तर बी है वही होना चाहिए, यानी कि भारतीय संविधान के तहत सरकार के 3 मुख्य अंग निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से हो जाएंगे वो? विधायिका यानी कि कानून बनाने वाली संस्था, कार्यपालिका यानी कानून को लागू करने वाली संस्था, और न्यायपालिका यानी कि कानून की व्याख्या करने वाली संस्था, ठीक है। और निर्वाचन आयोग जो है वो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, स्वतंत्र, ठीक है। यहाँ लिखने का मैकेनिज्म थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ प्रैक्टिस हमारी नहीं है, इस वजह से हैंडराइटिंग खराब होती है, ठीक है। हाँ, ये एक तरह से स्वतंत्र मतलब संवैधानिक निकाय है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश शासन के समक्ष एक स्वतंत्र संविधान सभा के गठन की मांग को अपने नीति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? यानी कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने संविधान सभा के मांग को अपने नीति में कब सम्मिलित किया? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित इसको मान सकते हैं। तो ये जो है वर्ष 1934 की बात है। कब? वर्ष 1934। ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार वर्ष 1934 में आधिकारिक रूप से भारत के लोगों द्वारा निर्मित एक स्वतंत्र संविधान सभा के गठन की मांग को अपनी दलीय नीति में स्थान दिया गया। इससे पहले मांग उठ जरूर रही थी, लेकिन कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से ऑफिशियली ये कब उठा? तो ये 1934 में उठा है, ठीक है।
हाँ, इसके बाद ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया को गति मिली और धीरे धीरे 1950 में एक मतलब बेहतरीन संविधान हम भारतवासियों को मिल गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का निर्माण करने के उद्देश्य से, ठीक है, संविधान सभा का वास्तविक गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, हाँ, तो ये संविधान सभा का जो गठन है ये वर्ष 1946 में किया गया था। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किस मिशन के अंतर्गत किया गया था, चलिए जानते हैं हम लोग। ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। और कब आया था कैबिनेट मिशन? 1900 ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैबिनेट मिशन कब आया था। ठीक है, हाँ, भारत की संविधान सभा का औपचारिक गठन किया गया था इसमें। और ये ऐतिहासिक सभा ने लगभग 3 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद भारत का संविधान तैयार किया था। कितने वर्ष? 3 वर्ष, मतलब यहाँ से जोड़े तो। ठीक है, संविधान बनाने के समय की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। हाँ, किसी भी देश में संविधान के लागू होने, ठीक है, और उसके अस्तित्व में होने का प्राथमिक एवं मूलभूत कार्य क्या होता है? ठीक है, यानी कि जो संविधान है वो लागू है और वो अस्तित्व में है, इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होगा कि जो समाज के मूलभूत राजनीतिक और सामाजिक स्वरूप है उसको निर्धारित करेगा वो संविधान। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से जो ऑप्शन बी है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का सबसे पहला और आवश्यक कार्य है कि उस बुनियादी आदर्शों और नियमों को हम लोग एक साथ करें जिसके आधार पर किसी भी देश के नागरिक, नो मैटर कि इंडिया है, अमेरिका है, चाइना है, कोई भी देश हो, ठीक है, उसके मतलब जो नागरिक हैं वो अपने समाज और शासन के मूलभूत स्वरूप को अपनी मतलब इच्छा के अनुसार विकसित कर सके। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से ये ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत में मूल संविधान पूर्ण रूप से परिवर्तित हुआ, यानी कि लागू हुआ। ठीक है, तब निम्नलिखित में से पूर्ण रूप से प्रवर्तित हुआ। ठीक है, परिवर्तित नहीं, क्या होगा? प्रवर्तित हुआ। तब निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भाग था जिसे कालांतर में हटा दिया गया है? ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन से अगर एलिमिनेट करें तो हम लोग देखते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो एक ही बार में ये हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से पहचान सकते हैं। लेकिन अगर बारी बारी से सारे ऑप्शन को देखें तो समानता का अधिकार आज भी है। ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार आज भी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी आज भी है। तो ऑप्शन सी ही इस प्रश्न का जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते चले कि मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन देश के सामाजिक आर्थिक सुधार के राह में मतलब ये थोड़ा सा बाधा बन रहा था। ठीक है, इस कारण से इसको कौन से संविधान संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन से इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है, और कब हटाया गया? 1978 में। ठीक है, मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसको कहाँ रखा गया? आर्टिकल 300A में। ठीक है, 300A के तहत एक मतलब कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया। और एक इम्पोर्टेंट बात जानते चलिए कि एक केस था, वाद, ठीक है, केशवानंद भारती वाद। ठीक है, हाँ, उसी वाद के अंतर्गत इस अधिकार को मतलब मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माण से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तियों के संदर्भ में 2 सूची दिया गया है, इसको मिलान करना है। ठीक है, चलिए, पहला सूची है कि संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी। ठीक है, संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है, तो ये 2 दिसंबर 1946। ठीक है, और अगला है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के मूल संविधान का, तो एक ही बच गया, यही होगा। तो इस तरह से जो सही उत्तर है ये होना चाहिए ऑप्शन बी। ठीक है, हाँ, और भारत की संविधान सभा की पहली ऐतिहासिक बैठक याद कर लीजिए कब हुआ? 1946 में आयोजित की गई थी। और संविधान को अंगीकार करने से पूर्व इसका जो मतलब एक्सेप्ट कर लिए थे हम लोग 26 नवंबर 1949 को।
ठीक है। 1949 को मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिए थे, और 1950 में 26 जनवरी 1950 को ये पब्लिश हो गया था, देश में लागू हो गया था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ। इससे ठीक पहले 24 जनवरी यानी 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र यानी अंतिम बैठक हुआ, और संविधान के मूल जो है उनका जो हस्तलेखन यानी कैलीग्राफी कहते हैं, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना, जो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो वो ये काम किसने किया था? ये बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। ठीक है, इस तरह से मतलब संविधान के जो बनने का क्रम है, इस पर हम एक स्पेशल वीडियो लाएंगे। ठीक है, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय संवैधानिक दर्शन के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता का मुख्य और वास्तविक अर्थ क्या है? ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, तो हमें तो इसमें लग रहा है कि राज्य का जो आर्थिक मामला एक सैद्धांतिक दूरी आर्थिक मामला से एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना तथा किसी भी धर्म को नागरिकों पर न थोपना, यानी कि ऑप्शन बी जो है यही मुझे सही उत्तर लग रहा है। ठीक है, और यही होना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन स्वयं को धार्मिक मामलों से दूर रखता है। ठीक है, और नागरिकों को पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता है कि आप जो भी धर्म अपनाना चाहे अपना सकते हैं। 2 दिन में मन हो धर्म बदल दीजिए, तीसरे दिन में बदल दीजिए, कोई रोक नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, कोई भी आपको जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए आप पर दबाव नहीं बना सकता है, ये कानूनन जुर्म है, या इसकी जो आदेश है वो हमें भारत का संविधान नहीं देता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को प्रदत्त अधिकार, ठीक है, नागरिकों को प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में ये जो कथन दिया गया उसके विषय में देखना कि कौन सत्य है। ठीक है, हाँ, तो इसमें सबसे पहला जो है वो राज्य केवल शक्तिशाली जातियों को अपने धार्मिक उत्सव मनाने की अनुमति देता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। प्रत्येक नागरिकों को अपनी आत्मा की आवाज़ पर किसी भी धर्म को अपनाने, आचरण करने और उसका प्रचार करें। बिल्कुल, पिछले प्रश्न में भी हम लोगों ने देखा है, तो यही बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। नागरिकों को अपने धार्मिक सिद्धांतों की स्वयं व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल ऐसा अधिकार है, स्वयं व्याख्या करने का अधिकार है, तो यहाँ नहीं दिया गया है, तो ये जो है ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला है कि लोक व्यवस्था बिगड़ने पर भी राज्य किसी भी धार्मिक कुरीतियों को रोकने का प्रयास नहीं करेगा। नहीं नहीं, करता है। जब लोक व्यवस्था बिगड़ रहा है आपके धर्म के, जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि उड़ीसा में जो खोंड जनजाति है वो नर बलि दिया करती थी, तो ये एक तरह से बिल्कुल गलत प्रथा थी, तो उसको सरकार ने रोक दिया। ठीक है, या फिर जैन धर्म में भी ऐसी थी, मतलब जो जैनी संत होते थे वो अपने आप को संलेखना पद्धति से मतलब वो एक तरह से कहते हैं ना कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, इसके लिए वो अपने आप को सुसाइडल ट्राई करते थे, तो उसको भी मतलब रोका गया था। लेकिन बाद में फिर राजस्थान हाई कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा है, वो अभी विवाद का विषय है, तो एक तरह से ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यानी ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग अच्छा एक अलग से वीडियो हम लेकर आएंगे इसके लिए। ठीक है, हाँ, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बहुसंख्यकों के निरंकुश वर्चस्व से बचाने का कार्य मुख्य रूप से किसके माध्यम से किया जाता है? ठीक है, किसके माध्यम से किया जाता है? तो देश के नीति निदेशक का काम ये नहीं है। ठीक है, वो एक तरह से राज्यों के लिए दायित्व तो है कि वो दिशा निर्देश है कि वो किस डायरेक्शन में काम करेगी तो बेहतर होगा। ठीक है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, यस, मौलिक अधिकार जो है वो ये ऐसा है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार से मतलब बहुसंख्यकों के निरंकुशता से अल्पसंख्यक को बचाता है। ठीक है, आपातकाल से ऐसा कुछ संबंध नहीं है। केवल नागरिक के कर्तव्य नहीं, कर्तव्य से हमारे अधिकार की सुरक्षा नहीं हो सकती, तो ये भी उत्तर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी कि मौलिक अधिकार न केवल राज्य को निरंकुश शक्ति पर अंकुश लगाते हैं, बल्कि वे समाज के अल्पसंख्यक वर्ग का भी संरक्षण करते हैं। वो बहुसंख्यक यानी जिनकी संख्या अधिक है उनसे कम संख्या वाले लोगों को बचाती है। ठीक है,
यानी कि अल्पसंख्यक में जिन मतलब कि धर्म के लोगों को यहाँ सम्मिलित किया गया है, उन पर अधिक संख्या वाले धर्म के लोग दबाव देकर उन्हें धर्म परिवर्तित कर देंगे तो वो विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है। और उनके जो मतलब स्वतंत्रता है, उस पर धार्मिक स्वतंत्रता कहें या जिस तरह से कहें, उस पर एक तरह से ये कुठाराघात होगा। मतलब तो संविधान ने ऐसा अधिकार दे रखा है कि सबको अपने अपने इच्छा के हिसाब से धार्मिक आचरण करने का अधिकार है। कोई भी किसी के अधिकार को दबा नहीं सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में भारतीय राज्य के दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया, आइए देखते हैं। भारतीय राज्य स्वयं को धार्मिक समूह के प्रभाव से दूर रखता है ताकि किसी एक संप्रदाय का एकाधिकार स्थापित न हो। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। सामाजिक समानता और मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए भारतीय राज्य धार्मिक कुरीतियों के मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है, जरूरत पड़ने पर कर सकता है। तो 1 और 2 दोनों जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है। हाँ, सही तो लग रहा है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त में थोड़ा पीछे इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति है वो बहुत अनूठी है। मतलब कि राज्य के मतलब कि धर्म से दूरी तो बनाए रखता है ताकि जो निष्पक्षता है वो बनी रहे, परंतु मतलब जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है या छुआछूत होता है, जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण समझते हैं, समाज में सती प्रथा होता है, जो कि एक समय में हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग था कि जो भी विधवा होंगी उनको उनके पति के साथ मतलब सती हो जाना पड़ेगा, यानी जल जाना पड़ेगा। तो ये एक तरह से कुरीति थी, तो इसको उन्होंने समाप्त किया। तो ये एक तरह से धर्म में हस्तक्षेप ही था। तो जिससे मौलिक हितों की मतलब हानि हो, उसकी रक्षा के लिए सरकार जो है धर्म में हस्तक्षेप भी करती है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, और भारत की धर्मनिरपेक्षता के मध्य जो मूलभूत अंतर है वो क्या है? दोनों के बीच अंतर, यानी अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता और भारत की धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है? ठीक है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म के बीच पूर्ण स्पष्ट पृथक्करण है। ठीक है, पूर्ण स्पष्ट पृथक्करण है, जबकि भारत में जो है वो राज्य को मतलब सुधारने के लिए कोई भी मामला जो है उसमें सैद्धांतिक हस्तक्षेप किया जा सकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, राज्य धर्म के मामले से बिल्कुल दूर ही रहती है। तो इस तरह से जो है वो ये थोड़ा सा यहाँ से चेंज हो गया है, तो देख लेंगे। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। अमेरिका में संविधान के में पहले संशोधन के अनुसार जो था वो चर्च जो है, यानी कि वहाँ का जो मेन धर्म हुआ, उसमें धर्म का एक केंद्र कहें चर्च को, और राज्य से मतलब एक दूसरे के मामले में किसी भी प्रकार का दखल नहीं देते। यानी कि राज्य जो है वो केवल शासन प्रशासन का काम देखेगी और धार्मिक मामलों की जो भी विशेषज्ञता है वो चर्च के पास है। उससे जो भी मतलब निर्णय लेना होगा उसमें चर्च की प्रधानता होगी। ठीक है। हाँ, इसके विपरीत भारत में पूर्ण पृथक्करण के बजाय जो है मतलब सीधे सीधे अलग नहीं है, ये सैद्धांतिक दूरी एक तरह सिद्धांत है कि हम अपना एक मतलब किसी तरह का कोई जब मतलब स्वतंत्रता आपको पूरा देंगे, लेकिन कोई भी मतलब कि डिस्टरबेंस अगर होता है तो तुरंत हस्तक्षेप करेंगे और उस मतलब बुराई का जो जितना पार्ट होगा उस धर्म में उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि संविधान के दायरे में रहते हुए राज्य जनहित में धार्मिक क्रियाकलापों को विनियमित कर सकता है। ठीक है। और दूसरा है कि मूल भारतीय नागरिकों को अपने धार्मिक रीति रिवाजों को मानने की अत्यंत संकीर्ण आज़ादी देता है। ठीक है। तो इस तरह से इसका जो उत्तर होना चाहिए वो मतलब संकीर्ण आज़ादी तो नहीं देता है, ये पूर्ण आज़ादी देता है। ठीक है। हाँ, तो मतलब ये ऑप्शन 2 गलत होगा, 1 सही होगा। तो क्या कह रहा है, उपकथनों में से कौन असत्य है? ठीक है, ये यहाँ है, मतलब ध्यान दीजिए। हो सकता है एग्जाम में कभी कभी ये ना पढ़ें तो आपका मतलब गलत हो सकता है। तो कौन असत्य है? तो केवल 2 असत्य है। ठीक है। तो ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला है
कि 1976 में पारित किए गए ऐतिहासिक 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण शब्द जोड़ा गया था? लोकतांत्रिक जोड़ा गया था, गणराज्य जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, न्याय जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था? तो इसमें एक ही शब्द तो मुझे लगता है जो जोड़ा गया था, ठीक है, पंथ निरपेक्ष था। ठीक है, क्या जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष था। तो जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए इस प्रश्न का। यानी कि ध्यान से देखिए ना कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, सबसे पहले समझते हैं हम लोग। कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ? 1976 में। ठीक है। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंड, पंथ निरपेक्ष। इसके अलावा क्या क्या जोड़ा गया, यहाँ देखते हैं क्या क्या जोड़ा गया। अखंडता, ध्यान से देखिए, अखंडता को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया, ठीक है, और एक समाजवादी शब्द जोड़ा गया था सबसे पहले, समाजवादी। ठीक है, हाँ। तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? सबसे पहला प्रश्न है कि 1976 में हुआ। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। 3 शब्द मुख्य रूप से जोड़े गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि लंबा सेशन होता है तो आप लोग देखते नहीं हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। अब मैं सोच रहा हूँ कि रैंडम क्वेश्चन करने से बेहतर है कि एक बेहतर वे में किया जाए, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आपसे ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।